द चैनल। आज हम करेंगे BSF HCM का संडे का मॉक टेस्ट मैथ्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दे रखा है, सुषमा ने 6 मेज़ और 12 कुर्सियों को 12,000 रुपये में ख़रीदा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि उसने 6 मेज़ और 12 कुर्सी, 12 चेयर हैं, उसने कितने रुपए में ख़रीदा है? उसने ख़रीदा है 12,000 रुपये में। ठीक है। उसने मेज़ों को 15% के लाभ पर और कुर्सियों को 10% की हानि पर बेचा है। यदि उसका कुल लाभ कितना है? 300 रुपये था, तो मेज़ों की कुल कीमत ज्ञात करें। तो अगर हम देखते हैं 6 को उसने कितने हिसाब से बेचा है? उसने बेचा है 1.15% के हिसाब से। ठीक है। प्लस 12 को उसने किस हिसाब से बेचा है? 10% के हिसाब से। तो इसका हो जाएगा 0.9% के हिसाब से, इक्वल टू इसको लाभ कितना हुआ? उसका लाभ हुआ है 12,300 रुपये। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अभी अगर इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6.9। ओके। और ये हो जाएगा m प्लस ये हो जाएगा 12 निम्मा हो जाएगा 108, तो ये हो जाएगा 10.8 इक्वल टू कितना है? 12,300 है। ठीक है। तो यहाँ पे 12,300 आ जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6m प्लस का 12t 12c इक्वल टू कितना दे रखा है इसमें? 12,000। ओके। तो हम अगर इसको प्लस करते हैं, अगर हम इसकी वैल्यू निकालते तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.9m। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 0.9 से करवा देते हैं यहाँ पे, तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करवाते हैं? 0.9 से। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 5.4m। ठीक है। प्लस में 12 में कितना हो जाएगा? 10.8c इक्वल टू, अगर 12,000 का 0.9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आ जाएगा? 10,800। ठीक है। तो हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इस वाले को, और इसको यहाँ पे ले आते हैं ऊपर। ये तो नहीं जाएगा। ठीक है। अभी अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं सभी को, ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये इससे ये कट जाएगा, और इसमें से अगर इसको काटते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1.5m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1500। ठीक है। इसको हम यहाँ से यहाँ पे ले आएंगे, और अगर m की वैल्यू हम निकालना चाहिए तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 15,000 बटे में आ जाएगा 15। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा m की वैल्यू 1000। ओके। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? हमें 6 मेज़ों की वैल्यू निकालनी है। तो 6 मेज़ों की वैल्यू यहाँ पे गुणा में 6 आ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर 7 की पावर 15 जमा में 7 की पावर 16 जमा में 7 की पावर 17 निम्नलिखित में से किस से विभाज्य है? तो यहाँ पे अगर हम इसमें से 7 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? a की पावर 15 जमा में a की पावर 16 जमा में a की पावर 17। ठीक है। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 गुणा में a की पावर 15 एक ही होता है, 1 जमा में 1 जमा में 1। ठीक है। और ये कितना हो गया? 3। 7 गुणा में 3 कितना हो गया? 21। ठीक है। मतलब 21 आ गया। तो 21 किससे डिवाइड होता है? ना 5 से होता है, ना 2 से होता है, ना 4 से होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए वाला। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है इफ़ tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1, तो k की वैल्यू हमें बतानी है क्या है। ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम कितनी रखेंगे? tan थीटा हम इसमें क्या करेंगे? अभी tan थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पे खोल देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें साइन थीटा की डिवाइड करवा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें भी सेम टू सेम करेंगे। tan थीटा
अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बटे में आ जाएगा साइन थीटा प्लस में 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा और माइनस का आ जाएगा 1। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन क्या आ जाएगा साइन थीटा और माइनस में 1 अपॉन में यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 बाई साइन थीटा, ये +1 है यहाँ पे और ये आ जाएगा -1। ठीक है, अगर हम इससे इसको काटते हैं, इससे इसको काटते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 1 बाई साइन कोस थीटा, कोस 1 बाई कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है सीकेंड थीटा, प्लस में आ जाएगा 1 अपॉन सीकेंड थीटा और यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है k+1, तो यहाँ पे आ जाएगी k+1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगी k-1। ठीक है, अभी अगर हम इसमें कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे k की वैल्यू दे रखी है सेकेंड थीटा। ठीक है, और 1 की वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी k की वैल्यू सेकेंड थीटा और यहाँ पे -1 दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी सेकेंड थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक धनराशि ए बी सी के बीच 8:4:3 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि ए अपने हिस्से को डी और ई में 9:7 के अनुपात में विभाजित करता है तो सी के हिस्से का अनुपात डी के साथ क्या होगा। तो ए बी सी का अनुपात कितना है 8:4:3। ठीक है, ये है ए अपने हिस्से को, मतलब ए का हिस्सा कितना है 8x है। ठीक है, इसको वो 9 और 7 के अनुपात में बांट देता, तो ये उसको 9 में बांट देता और ये बांट देता 7 में। ठीक है, तो अगर हम इस वाले का हिस्सा देखें 8x का, ये कितना हिस्सा है 8x का, ये है 9 हिस्सा और कितने में से, ये 16 में से। ठीक है, तो अगर हम इसको काटते तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 9x बटे में 2। ठीक है, मतलब ये कौन से का हिस्सा है, ये है सी वाले का हिस्सा। और अगर डी वाले का देखते हैं तो 8x गुणा में यहाँ पे आ जाएगा 7 बटे में 16, इससे इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7x बटे में 2, और ये किसका है, ये है डी वाले का। ठीक है, ये सी और डी वाला नहीं है, ये यहाँ पे है डी और ई वाला है, तो ये वाला है डी का और ये है ई का। ठीक है, तो भी बताना है सी के हिस्से और डी के हिस्से का अनुपात क्या होगा। तो सी अपॉन डी बताना है हमें, तो सी का कितना है 3x और डी का कितना है 9x और मल्टीप्लाई आ जाएगा 2। ठीक है, अगर हम इससे इसको काटते हैं तो यहाँ पे आ गया कितना 3 और ये हो जाएगा 2/3। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 900 ग्राम तरल आटा चीनी और मक्खन का मिश्रण है। इस घोल में आटा चीनी से 3 गुना और चीनी मक्खन से 2 गुनी है। तो यहाँ पे दे रखा है कि आटा चीनी से कितना गुना है, आटा चीनी से है 3 गुना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1x। ठीक है, और चीनी मक्खन से 2 गुनी है, तो चीनी आ जाएगी बटे में आ जाएगा मक्खन। ठीक है, और ये इसकी कितनी गुनी हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी 2 गुनी। ओके, यहाँ पे लगा देते हैं 2x। तो यहाँ पे आटे की मात्रा ग्राम में बतानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आटा चीनी और इनका रेशो निकाल लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा मक्खन। ठीक है, आटा कितना है 3x, चीनी कितनी है 1x, चीनी कितनी है यहाँ पे 2x और मक्खन यहाँ पे कितना है 1x। ठीक है, तो अभी हम इनको सभी को बराबर कर देते, तो ये यहाँ पे ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये आ जाएगा 6x, ये आ जाएगा 2x और ये कितना आ जाएगा 1x। ठीक है,
अभी कितना दे रखा है, 900 ग्राम दे रखा है, और इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 और 2 8, 1 9, 9x इजिकल टू आ जाएगा 900 ग्राम। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 100 ग्राम। ठीक है, तो आटे की मात्रा बतानी, आटे की मात्रा कितनी है इसमें, आटे की मात्रा है 6x, तो 6 गुणा में आ जाएगा 100 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 600। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ए वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निर्मल ने एक स्कूल प्रोजेक्ट को 45 दिन में पूरा किया है। यदि अमित निर्मल से 25% अधिक कुशल है तो अमित को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पे दिखा रखा है A/B। ठीक है, ये इसने कितने दिनों में पूरा किया है, ये पूरा किया है 45 दिनों में, और इसकी एफिशिएंसी दे रखी है, ये है इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी अमित की कितनी हो जाएगी, अमित की हो जाएगी 125, और निर्मल की कितनी हो जाएगी, निर्मल की हो जाएगी 100। ठीक है, अगर हम इसको इससे काटते हैं तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5/4। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो डेज़ कितने होते हैं, डेज़ उल्टे होते हैं एफिशिएंसी के। ठीक है, मतलब एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी उतने ही डेज़ कम होंगे, तो ये डेज़ उल्टे हो जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 5 से अगर 4 एफिशिएंसी है तो डेज़ हमारे पास 4 से 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये है अमित का, और ये आ जाएगा निर्मल का। ठीक है, अभी निर्मल ने स्कूल प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा किया है, ये 45 दिन में पूरा किया है, तो ये दिन के दिखा रखे हैं, ये एफिशिएंसी है और ये डेज़ है। ठीक है, तो ये दिन का है तो ये आ जाएगा 45 यहाँ पे, और गुणा में आ जाएगा 9। अगर हम इसको यहाँ पे चेक करते तो ये आ जाएगा कितना, 36। मतलब अमित इसको, इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 36 दिन में पूरा करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 42 किलोमीटर की औसत चाल से समय पर एक ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि वह 14 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है तो वह 35 मिनट की देरी से चलती है। यात्रा की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ही साइड ले आते, तो टोटल टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में आ जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हमने मान ली d। ओके, और ये चलता कितने हिसाब से है, ये चलता है 42 किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, और सेकंड अगर देखते हैं टोटल टाइम t2, ये है t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, d बटे में आ जाएगा 14। तो अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर ये औसत से चलती तो 35 मिनट की देरी से चलती है, मतलब इसमें टाइम का डिफरेंस दे रखा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो पहला टाइम आ गया हमारे पास t2, ये होता है t2 माइनस t1 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा टाइम का डिफरेंस। ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस कितना है, ये आ जाएगा ये वाला d अपॉन में आ जाएगा 14 माइनस का d अपॉन में आ जाएगा 42 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दे रखा है 35 मिनट, और अगर हम इसको घंटे में स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35 और 12 पंजे आ जाएगा 60। ठीक है, अगर इनको इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, इन दोनों का एलसीएम आएगा 42। ठीक है, और अगर इसको इससे डिवाइड करते तो ये आ जाएगा 3d, और अगर इससे इसको करते तो यहाँ पे आ जाएगा d इक्वल टू आ जाएगा 7/12। ठीक है, अभी ये वाली इक्वेशन कैसी आ गई, 2d अपॉन में 42 इक्वल टू 7/12। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2d इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 42 बटे में आ जाएगा 12। तो इसको हम काट देते हैं तो यह आ जाएगा 7 से 42, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा कितना 7 से 42। ठीक है, तो 49 बटे में हमारे पास कितना आ गया, 6 दूनी 12 और 6 से 42, तो 49 बटे में 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, 2d की वैल्यू इसमें दे रखी है 49 बटे में 2, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 49 बटे 2 गुणा में 2 इक्वल टू 49 बटे में 4। ठीक है, तो 12 चौक 48। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 12 चौक 48, 12 2 में दे रखा है 1, 4 दूनी 8,
तो 12.25 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 भाग में बेचा है, तो उसे हानि कितने की हुई है? 3 से 1/3 की हानि हुई है। यदि उसने उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा होता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमें बता रखा है कि अंकित मूल्य के 4/5 भाग में बेचा है, तो हमने एम पी मान लिया कितना है? एम पी 100, ठीक है। और इसका 4/5 भाग में बेचा है, तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एस पी। तो एस पी हमारा कितना हो जाएगा? एस पी हो जाएगा हमारा 20 चौक 80, ठीक है। तो एस पी हो जाएगा हमारा 80, ठीक है। अभी अगर हम देखते हैं उसे कितनी आनी हुई है इसे बेचने पर? 3 सही 1/3 की आनी हुई है, ठीक है। तो इसने बेचा कितने में है? इसने एमपी पर बेचा है, तो एमपी पर बेचने पर उसे आनी हुई है 3 सही 1/3 की आनी हुई है, तो ये हो जाएगा 10/3, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 माइनस का 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 290/3, ठीक है। मतलब इतने की आनी होगी है। ओके, तो अगर हम निकालना चाहिए इसमें से, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एसपी निकालने के लिए, ये वाला, ठीक है। तो एसपी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 80 है, हमें निकालना है सीपी, ठीक है। तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी इक्वल टू एसपी बटे में आ जाएगा लॉस परसेंट। ओके, तो अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 80 बटे में लॉस परसेंट हमारा कितना है? ये आ जाएगा 290, और हम इसका परसेंटेज यहाँ से खोल देंगे तो आ जाएगा 290 बटे में 300, 290 और गुणा में आ जाएगा 300, ठीक है। अगर हम इससे इसको काटते हैं तो हमारे पास ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 24,000 बटे में 290, ठीक है। हमें अगर एमपी देखना है तो एमपी हमारा कितना होता है? एमपी हमारा है एसपी के हिसाब से, इसमें बता रखा है कि अगर वो है उसे अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या करना। मतलब अंकित मूल्य हो गया उसका एसपी, ठीक है। अगर वह उसे 100 रुपये में बेचे, एमपी कितना था हमारा? 100 रुपये था। अगर उसे 100 रुपये में बेचे तो उसका लाभ बताना, ठीक है। तो लाभ अगर हम देखते हैं, लाभ हमारा क्या होता है? लाभ होता है हमारा एसपी माइनस का सीपी। मतलब अगर एसपी में से हम सीपी घटा देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा। तो एसपी हमारा कितना है? 100, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। माइनस सीपी हमने कितना लिया है? हमने लिया है 24,000 बटे में 290, ओके। तो ये हो जाएगा 29,000, एलसीएम ले दिया हमने, माइनस का 24,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5,000 बटे में 29, 290 आ गया। अगर हम इसको इसे काटते हैं यहाँ पे तो ये आ गया 500/29, ठीक है। अभी हमें ये तो आ गया हमारा प्रॉफिट, हमें निकाला प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन में आ गया सीपी मल्टीप्लाई आ गया 100, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा क्या होता है? प्रॉफिट हमारा यह है 500 बटे में 29, सीपी हमारा क्या है? सीपी हमारा ये वाला 24,000 बटे में 290, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 24,000 और गुणा में हो जाएगा 290, ठीक है। ये हो गया। अभी अगर हम इसको इससे काट देते हैं तो ये हमारा हो गया 10, इससे इसको हमने काट दिया, इन 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच गया? यहाँ पे बच गया 5/24, और यहाँ पे परसेंटेज दिखा रखा है, ये वाला 100 हमारा एरर है तो हम 100 की मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना बच गया? ये आ गया 500 बटे में 24। अगर इसको हम काटते तो हमारे पास कितना बचता है? 20.8। हमें बताना निकटतम पूर्णांक, तो हमारा 20.8 निकटतम पूर्णांक कितना होता है? यह होता है हमारा 21%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 दे रखा है और उनका महत्तम स्वापरतक 10 है, ऐसे संभावित युग्मों की संख्या क्या है? तो हमने मान लिया कि एक संख्या x है और एक संख्या y है, इन दोनों का HCF कितना है? 10, तो ये हो गया 10x और ये हो गया 10y, ठीक है। और इनका गुणनफल कितना है? 1500, तो यहाँ पे गुणनफल कर देते हैं इनका 1500, ठीक है।
10 दाई हो गया 100, एक्स वाई इक्वल टू 1500। अगर हम एक्स वाई की वैल्यू निकालते तो हमारे पास कितनी आ गई, एक्स वाई की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या कितनी है, तो इनकी संभावित युग्मों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और 1, 15 एकम 15 और 3 गुणा में 5, 5 ये 15, यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणा में 3, 3 बजे 15 हो गया फिर से। ठीक है, और अगर और देखना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा 1 गुणा 15। अगर हम इन दोनों को हटा देते हैं, इसको और इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये दोनों रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, तो हमारा 2 आएगा, नहीं तो हमारा 4 आएगा। मतलब इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है हमारा। ठीक है, तो इन दोनों में से हमारा कोई सा भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये दोनों और ये चारों भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रमेश के पास 18,000 रुपये हैं। उसने एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये और दूसरे बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये जमा किए। यदि उसे एक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1,160 रुपये प्राप्त हुए तो शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज की दर कितने बराबर होगी। तो इसमें दे रखा कि 18,000 रुपये हैं, तो उसमें से इसने 7,000 रुपये ले लिए। ठीक है, और उसको 5% के हिसाब से लगा दिए एक साल के लिए। बटे में आ गया 100, प्लस में इसने और कितने रुपए लिए, 6,000, और किस हिसाब से लगाए हैं, 6% के हिसाब से एक साल के लिए। बटे में आ गया 100, जमा में हमने मान लिया कि x रुपए लगाए हैं उसने। ठीक है, और उसका हमें ब्याज बताना है एक साल के लिए। इक्वल टू इसमें कितना दे रखा है, 1,160 रुपये। ठीक है, इन 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया, 7 पंजे 35, 350, जमा में यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, 6 चिक 36, 650, जमा में x इक्वल टू कितना दे रखा है, 1,160। ओके, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते तो यहाँ पे आ गया 0, 6 और 5 11, 3 और 3 6 और 1 7, जमा में x इक्वल टू आ गया 1,160। x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी कितनी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 450। ठीक है, तो हमें निकालना है शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज की दर कितने % होगी। तो शेष प्रिंसिपल कितना बचा हुआ है, 7,000 और 6,000 हो गया 13,000, और अगर 13,000 में से 18,000 घटाते तो हमारे पास कितना बचता है, 5,000। SI हमारा आ गया ये। ठीक है, तो प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला लगाते हैं SI वाला, ये SI हो गया हमारा इक्वल टू 5,000। रेट हमें ज्ञात करना है और है एक साल के लिए। बटे में आ जाएगा 100। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो यहाँ पे आ गया बटे में 50, और ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 9%। ठीक है, तो ये हमारा रेट हो गया, रेट C 9%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी हमारा सेम क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 भी, तो हमारा ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 5 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें। तो अगर हमें औसत ज्ञात करना है इनका, तो औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, घन संख्याओं का, घन का औसत ज्ञात करना है तो ये हमारा हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटे में आ जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, तो n हमारा कितना है, n है 5, 5 इंटू 5 जमाए कितना हो जाएगा 6, और इसका स्क्वायर और बटे में आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 इंटू 36 बटे में आ जाएगा 9, 4 है, अगर इस 4 से ये काटते तो हमारा आ जाएगा 9, और 9 बजे कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई बटे 5। त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो अगर हम इसमें देखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर वो होता हमारा θ/360 पाई r स्क्वायर। इसकी वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है, 4 पाई बटे में 5।
ठीक है, जिससे जो चीज़ कटती है वो चीज़ काट देते हैं। पाई से हमने काट दिया पाई, ठीक है। और इसमें दे रखा है आर स्क्वेयर की वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, देखो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो कितनी आ जाएगी, 4 थीटा अपॉन 360 इक्वल टू आ जाएगा 4/5। 4 से हमने 4 काट दिया। थीटा अपॉन 360 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा, 360/5। इसको इससे काटते हैं तो 7×5 35 और 2, तो आ जाएगा कितना, 72%। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है यदि x + y = 7, xy = 10, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। एक तो होगा x³ + y³ = x + y इंटू x² + y² प्लस में आ जाएगा कितना, xy, ठीक है। एक फॉर्मूला लगेगा x + y का होल स्क्वायर, कितना होता है, x² + y² + 2xy, ठीक है। ये होता है हमारे पास। और यहाँ पे x³ + y³ में होगा ये, यहाँ पे माइनस का आएगा ये, ठीक है। तो अगर हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे किस किस की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है इसकी x + y = 7 की, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू x² y² वैल्यू सेम, प्लस में 2xy की वैल्यू, xy की वैल्यू 10 दे रखी है तो 2xy की वैल्यू हो जाएगी 20, ठीक है। तो x² + y² की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 49 में से अगर हम 20 घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा 9, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 29 आ गई। तो अगर हम इसके अंदर रखते हैं ये यहाँ पे वैल्यू, तो x³ + y³ की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी x³ + y³ इक्वल टू x + y कितना हमारा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू x² + y² की वैल्यू आ जाएगी 29 माइनस xy की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है। अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू ये आ जाएगा 19, ओके। तो 19 सत्ते, अच्छा तो यह आ जाएगा 19 सत्ते 114। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/x³ + 1/y³। तो यहाँ पे 1/x³ + 1/y³ का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, xy³ इंटू यह आ जाएगा कितना, x³ + का y³, ठीक है। 19 सत्ते 133 होता ना कि 114, तो यहाँ पे आ जाएगा 133, ठीक है। तो x³ + y³ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 133। और xy का अगर क्यूब करते 10 का क्यूब करते तो हमारे पास कितना आता है, 10 का क्यूब आ जाएगा 1000, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1000 इक्वल टू 0.133 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक आदमी 26 किलो की दर से 10 किलो गेहूं खरीदता है। 35 किलो की कीमत वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए गेहूं को अन्य 6 किलो अच्छी। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक आदमी 26 किलो की दर से 16 किलो गेहूं खरीदता है। 35 किलो की कीमत वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए 6 किलो अन्य किसी गेहूं के साथ मिलाया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं की कीमत प्रति केजी क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं हमारा सीपी कितना है, हमारा सीपी है 26 गुणा में 10 केजी, तो ये कितना हो गया 260, ठीक है। और उसे मिलाता कितने में है, 35 केजी और 6 केजी के हिसाब से मिलाता है। तो इसी में कितने हो गए, ये हो गए 16, ठीक है। और इसका रेट कितना है 35 केजी, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 560, ओके। तो अगर हम इसमें से सीपी निकालना चाहें इस वाले का, अच्छी किस्म वाले का सीपी
गुड प्रोडक्ट वाले का सीपी अगर निकालना चाहिए तो इसमें से इसको घटा देंगे। 560 में से हम 260 रुपये घटा देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 0 0 और 3, मतलब 300 रुपये आए हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूँ की कीमत प्रति केजी। तो ये तो सीपी आ गया। ठीक है, और ये हैं कितने, ये है 6 केजी। तो इनकी ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 6 केजी। तो अगर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गेहूँ की कीमत, तो प्राइस निकालना है। प्राइस कितनी है, 300 बटे में गेहूँ कितनी है, 6। ठीक है, बटे में आ जाएगा यहाँ पे कितना, 50 रुपये पर केजी हमारा आ जाएगा आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 4 गुना तेज़ी से एक टंकी को भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर टैंक को 48 मिनट में भर सकते हैं तो धीमा पाइप अकेले टैंक को कितने समय में भरने में सक्षम होगा। तो एक पाइप दिखा दिया और दूसरा पाइप वो उसको 4 गुना सक्षम है, 4 गुना तेज़ी से। ठीक है, तो इन्होंने अगर टोटल काम करना तो कितना काम करेंगे, ये 5 काम करेंगे और 5 काम करके ये कितने देर में भरते हैं, ये है 48 मिनट में भरते हैं। ठीक है, तो ये टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 8 पंजे 40 और 5 चौक 20 और 4 24। ठीक है, मतलब टोटल काम हो जाएगा 240। ओके, तो धीमा पाइप कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये इसको कितनी देर में भरेगा, ये इसको भरेगा 1 की क्षमता से, कितनी देर में भरेगा, 240 मिनट में भरेगा। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया। तो 100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को कितने मीटर से हरा दिया, 10 मीटर से। तो बी 10 मीटर पीछे रह गया। ठीक है, 100 मीटर की दौड़ में बी ने सी को 10 मीटर से हरा दिया, तो बी ने भी सी को 10 मीटर से हरा दिया, तो ये भी 10 मीटर पीछे रह गया। तो अगर हम इनका सभी का इक्वल करते हैं सभी को, तो ए रेशो बी रेशो सी, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 9, और अगर इसको करते तो 10 और 9। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते तो आ गया 100, यहाँ पे आ गया 90 और यहाँ पे आ गया 81। ठीक है, तो ए सी को कितनी दूरी से हराएगा, तो ये 100 पे पहुँच गया और ये 81 पे, तो ये कितनी दूरी से आ रहा है, 19 मीटर की दूरी से आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पिछले वर्ष के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई और इस वर्ष उसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी आ गई। यदि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की कीमत की कितनी है, 66,000 रुपये है, तो पिछले वर्ष की शुरुआत में संबंधित इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की कीमत क्या थी, मतलब पिछले की बतानी है। तो यहाँ पे पहले तो हुई थी 10% की वृद्धि हुई थी, तो 10 से ये हो जाएगा 11, और फिर हुई 10% की कमी, तो 10 से हो जाएगा कितना, 9। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इनको गुणा करते तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 100, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 99, मतलब 1% की कमी हुई इसमें। ठीक है, तो अगर हम इसमें से निकालते हैं 1% की कमी, तो 66,000 का अगर हम यहाँ पे 1% निकालते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 660। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे कैसे निकालना चाहिए यहीं पे, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके हिसाब से 66,000। ठीक है, और अगर इसको काटते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कितना, 66,666, मतलब डेसिमल टाइप में आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है 14 सही 1/3, 12 सही 1/2, 16 सही 1/6 और 25 सही 1/12। ठीक है, तो अगर देखने लगे तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है, क्योंकि हम अगर इसको खोल के देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 कि ये हो जाएगा 4/12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 14 की पावर 4 और गुणा में हो जाएगा 1/12। ठीक है, अगर आगे वाले का करते तो यहाँ पे आ जाएगा 12 की पावर 6/12, 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 की पावर 6 और ये कितना हो जाएगा 1/12। अगला 16 की पावर
ये कितना है 1/6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/12। 16 की पावर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 1/12, और ये दे ही रखा कितना 25 की पावर 1/12। ठीक है, तो हमारा ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, और ये भी ज़्यादा, ये कम हो गया, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कम कौन सा हो गया 25 की पावर 1/12, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक आयताकार डिब्बे की वास्तविक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे का पुनर्निर्माण इस प्रकार किया गया है कि इसकी लंबाई 30% बढ़ा दी गई, लेकिन चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई तथा क्षेत्रफल 700 सेंटीमीटर से बढ़ गया। इस डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या होगा? तो अगर हम मान लेते हैं कि वास्तविक चौड़ाई उसकी कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, हमने मान लिया L सेंटीमीटर मान लिया हमने। ठीक है, तो L गुणा B इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें 20L। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें क्या दिखा रखा है कि इसकी लंबाई में 30% की वृद्धि की गई है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.3L गुणा में ब्रेड्थ कितनी की गई है 20% कमी, तो 20% की कमी अगर करते हैं तो अगर ब्रेड्थ को हम कम करते हैं तो ब्रेड्थ हमारी कितनी कम हो जाएगी 0.8। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रेड्थ हमारी कितनी दे रखी है, ब्रेड्थ हमारी दे रखी है 20। ठीक है, तो हम 20 का ही 0.8% कम कर देते हैं। ठीक है, तो 80 बटे में आ जाएगा 100, तो 20 पंजे 100। ठीक है, और 16 पंजे हो जाएगा 80, मतलब ये आ जाएगी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। इक्वल टू यहाँ पे आ गया 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें दे रखा है कि क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, मतलब इसके अंदर 100 ऐड कर दिया, तो 20L जमा में आ जाएगा 100। ठीक है, अगर हम इससे मल्टीप्लाई करवाते तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 20.8L इक्वल टू 20L जमा में 100। अगर हम इसमें से इसको घटाते तो हमारे पास कितना आ गया, यह आ गया 0.8L इक्वल टू 100। L की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 100 बटे में 8। ठीक है, और इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये हो गया कितना L की वैल्यू 125। ठीक है, ये होगी। अभी उस डिब्बे का नया क्षेत्रफल बताना हमें, तो नया क्षेत्रफल कितना है, नया क्षेत्रफल है ये वाला, तो हम इसके अंदर वैल्यू रख देंगे, तो 1.3 गुणा में 125 गुणा में कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वाला हो जाएगा 130 गुणा में 20 इक्वल टू 2600। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए मैथ्स के 20 क्वेश्चन। थैंक यू।